नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ गया है। आपको पता है कि 7 अगस्त से इसका जो है वह एग्जाम है। तो जब एग्जाम डेट नजदीक आता है तो होता क्या है कि कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं पालना है। क्योंकि देखिए, एग्जाम डेट नजदीक आ गया है तो आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है। मैं आप लोग के लिए जितने भी बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबको लेकर के आ रहा हूं। तो आप लोग इनका पीडीएफ भी प्राप्त करते रहिए। पीडीएफ के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे पीडीएफ आपको प्राप्त करना है। और वीडियो को देखिए ताकि आपका क्या हो ना कि जो कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में वो दूर हो। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल नया इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आप अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत दफा पूछा गया है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। दूसरा प्रश्न, गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं उनका आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु जो है वह एमजी राणाडे। एमजी राणाडे यानी महादेव गोविंद राणाडे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न ये रहा। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलें तो देखिए, 3 नंबर प्रश्न कराने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि विश्व इतिहास से भी प्रश्न 2-3 आते हैं। तो विश्व इतिहास के प्रश्नों को भी हल्के में नहीं लेना है। कहने का ये मतलब है सीधा सा कि भैया जो पूछे उसको निश्चय ही पढ़ें, है ना। तो चलिए तीसरा प्रश्न, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। किसे? फ्रेडरिक लिस्ट को। अब चौथा नंबर सवाल, आकार में तीसरा बड़ा ग्रह कौन है? तो आपको पता है कि ग्रहों की संख्या 8 है। पहला है, बड़ा से मैं चल रहा हूं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। 4 हो गए। तो तीसरा ही पूछ रहा है तो बृहस्पति नहीं होगा, शनि नहीं होगा, अरुण जो है यह होगा, है ना। तो अरुण जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए 5 नंबर सवाल, कौन परंपरागत ग्रह है? तो देखिए परंपरागत ग्रह जो वो हैं जो बौने ग्रह को छोड़ करके हैं। जैसे मैं अभी क्लियर करता हूं, आपने सुना होगा यम का नाम या प्लूटो का नाम, यम या प्लूटो। तो यह पहले परंपरागत ग्रह में ही था लेकिन आजकल वो बौने ग्रह में है। तो आप पूछ रहे हैं आपसे कि परंपरागत ग्रह कौन है, तो आप बताएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सारे जो हैं परंपरागत। यम या प्लूटो जो है यह बौने ग्रह है। ये ध्यान देना है। ईरान की मुद्रा क्या है? अच्छा देखिए, मुद्रा और देश राजधानी से 1 से 2 प्रश्न रहता है। खास करके एशिया के देशों का मुद्रा आप याद कर लीजिएगा, या कुछ ऐसे देश इनके अलावा हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, या फिर सऊदी अरब है, या और भी एशिया के बाहर वाले भी जो भी हैं उनको भी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिएगा। एल नीनो कैसी जलधारा है? तो एल नीनो जो है वह गर्म जलधारा है। एल नीनो का विपरीत होता है ला नीना। तो कभी आपसे पूछता है कि ला नीना कैसी जलधारा है, तो बताएंगे ला नीना जो है वह ठंडी जलधारा है। ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर सवाल, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहां में है? तो भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है बच्चों, यह है उड़ीसा में। अगर नाम आपसे पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, तो आप बताएंगे चिल्का झील। स्थित कहां में है? उड़ीसा में। उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। जी हाँ, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर कहां में स्थित है? गुजरात में। ध्यान दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर, ऊर्जा स्थानांतरण में ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित तो होता है? तो जब ऊर्जा स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा का 10% भाग जो है वह स्थानांतरण होता है। ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत? 10% भाग जो है वह स्थानांतरण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का आधार क्या है? अच्छा, किसी क्षेत्र को हम राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना चाहते हैं तो क्या आधार है? तो उसका आधार है
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसी के आधार पर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं तो यह बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ में? बांधवगढ़। और यह बांधवगढ़ कहाँ में है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय सर्वाधिक प्रदूषक कौन है? तो द्वितीय सर्वाधिक प्रदूषक जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीय सर्वाधिक प्रदूषक है, ध्यान देना है आपको। चलिए, भारत में जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को कब पारित किया गया? जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह वर्ष 1974 में पारित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टाइलर, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। टाइलर पुरस्कार जो क्षेत्र है वह पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। देखिए पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान 1978 से 83 की योजना थी, लेकिन 80 में ही समाप्त हो गया था। तो यही पूछ रहा है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इस अनवरत योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुन्नार मिड्डल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुन्नार मिड्डल के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 17, संतुलित बजट कहते हैं। तो संतुलित बजट किसे कहते हैं भाई? तो संतुलित बजट जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय के बराबर हो जाता है, संतुलित बजट कहलाता है। जब बजट प्राप्तियां जो है, जो बजट प्राप्त हो रहा है, जो बजट प्राप्तियां हैं वह बजट व्यय के बराबर है दोनों, तो ऐसे संतुलित बजट कह देते हैं इस बजट को। निगम कर किस प्रकार का कर है? तो जो निगम कर है यह प्रत्यक्ष कर है और यह केंद्र सरकार लगाता है। निगम कर प्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार लगाता है। उसी प्रकार से उपहार कर, उपहार कर भी प्रत्यक्ष कर है और यह भी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। निगम कर और उपहार कर दोनों प्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार के द्वारा। यह भारतीय दंड का भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। तो कृषि जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र की पुस्तक हाउ टू पे फॉर बार किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र की पुस्तक है हाउ टू पे फॉर बार, यह किन्स के द्वारा, मिनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया है। मिनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया है। 22 नंबर, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासत मंत्रालय बनाया गया? आपको पता है कि जब भारत गुलाम था तो भारत में राज्य नहीं थे, रियासत थे। देशी राजा जो थे वो देशी रियासत में बनाए हुए थे। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय देशी रियासतों को विलय करके और राज्य एक बनाना था। तो उस समय इसे यही पूछा कि किसके नियंत्रण में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नियंत्रण में ही एक रियासती मंत्रालय बनाया गया। चलिए 23 नंबर, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, देखिए 4 राज्यों का नाम आया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों की जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यह किस अनुसूची में किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में। अच्छा, आपसे पूछता है कि 6ठी अनुसूची में प्रावधान है, किन राज्य का नहीं है? ऑप्शन दे देगा इनमें, सिक्किम दे देगा। तो ये चीज ध्यान देना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं 4 राज्यों का जिक्र है। और यह कौन सी अनुसूची है? 6वीं अनुसूची है, ध्यान देगा। चलिए 24 नंबर सवाल, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह निर्णय कब आया था? प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह जो निर्णय था 1957 में आया था। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाले निर्णय में आया था कि इस न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 25 नंबर सवाल चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, कितनी दफा? एक दफा। और ईस्वी कब? तो वर्ष 1976 में। इस समय प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? तो 3 चीजें जोड़ी गई थी, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। 3 चीजें जो है वह जोड़ी गई है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो केवल एक बार। दूसरा बनेगा कि कब हुआ है? तो वर्ष 1976 में, है ना? तो ये ध्यान देना है। जोड़ा क्या क्या गया है? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, 3 चीजें जोड़ी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय का क्रम है। अब क्रम पूछता है आपसे कि इनका सही क्रम क्या है? तो आपको याद रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये क्रम याद रखिएगा। कौन सा क्रम है? सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक। ये क्रम याद रखना है, सार आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 27। भारतीय संविधान में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। तो भारतीय संविधान के जो संविधान है उसमें संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूं कि यह जो संयुक्त बैठक है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपके सामने है 88, 108, 112, 111। अनुच्छेद भी मैं आपको ऑप्शन में दे दिया हूँ। चलिए 28 नंबर सवाल। भारतीय संविधान में आपातकाल के परिवर्तन के दौरान भारतीय संविधान में आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह जर्मनी से जो है वह ले लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर। भारत में गठित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय भारत में गठित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है मुंबई में है, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों जो राज्य हैं सन 2000 में बने हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000। छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है तो 1 नवंबर 2000 को यह राज्य बना है और यह भारत का 26वां राज्य भी बन गया है। ये भी ध्यान देना है आपको। कौन सा राज्य? 26वां राज्य, ध्यान देना है। 32 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बढ़िया प्रश्न है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चों को कारखाना हो या कोई खान हो या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 14 वर्ष से कम है तो आप इन जगहों पर इनसे काम नहीं करा सकते हैं। ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा जो है वह अनुच्छेद 24 में उसका वर्णन है, ये ध्यान देना है। चलिए प्रश्न संख्या 33 की ओर। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो यह 26 में है, ध्यान देना है। 34 नंबर। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण जो है 22 अनुच्छेद में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जिक्र है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जिक्र है। और आपसे पिछली बार पूछा था मैं कि इनके महाभियोग का जिक्र, तो 61 आप लोगों ने अनुच्छेद बताया था, ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर। जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा, जैसे कोई विधेयक है हमने राज्यपाल के पास भेजा और राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रिजर्व रखते हैं, तो राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होंगे? 3 विकल्प होंगे। या तो राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, या स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या उस विधेयक को वापस लौटाने के लिए कह सकता है यदि धन विधेयक नहीं हो तब। तो ये भी ध्यान देना है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वहां संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए और ऐसा 145 के अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, ये भी ध्यान देना है। 38 नंबर सवाल क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते का वर्णन। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्तों का वर्णन जो है वह 125 अनुच्छेद में, 125 अनुच्छेद में है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर एक बल लगता है कहलाता है, वह द्रव का कौन सा गुण है? तो द्रव का वह उत्प्लावन बल होता है जो वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, यह द्रव का गुण है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कार्य करता है तो यह पास्कल के थ्योरी, पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 42 नंबर। किसी बिंदु पर द्रव का दाब निर्भर करता है, तो द्रव के घनत्व पर यह निर्भर करता है। किसी बिंदु पर द्रव का जो प्रेशर है, दाब है, निर्भर करता है, तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। चलिए 43 नंबर। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो उस वस्तु की चाल, यदि मैक संख्या अधिक है 1 से तो वस्तु पैराध्वनिक चाल में है। ओके। 44 नंबर। समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब होगा। अच्छा, आप लोग के घर में समतल दर्पण होगा, आप लोग के घर में देखा होगा आपने कि समतल दर्पण आप लोग के घर में है। समतल दर्पण जैसे मान लीजिए कि ये समतल दर्पण लगा है, अब आप यहाँ खड़ा होकर के अपनी छाया देखेंगे तो दर्पण में आपका क्या दिखाएगा कि आपका जो राइट है वह दर्पण में क्या दिखाएगा? लेफ्ट दिखाएगा। तो इसी को कहते हैं कि पार्श्व रूप से उल्टा। वस्तु काल्पनिक दिखाई देता है, वस्तु के बराबर भी दिखाई देता है, जितना बड़ा रहेंगे उतने बड़ा आप देखेंगे, लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा आपका दाहिना दर्पण में बायां दिखाई देगा। प्रकाश की चाल निर्भर करता है, तो जिस माध्यम में चल रही है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर जो है वह निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा। 46 नंबर।
समुद्री जल जो है उसका पीएच मान, तो समुद्री जल का जो पीएच मान है वह 8.4 है, ये भी ध्यान देना है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। 47 नंबर, जल में अल्कोहल का विलयन उदाहरण है। तो जल भी द्रव है, अल्कोहल भी द्रव है, तो इनका विलयन जो है वह द्रव में द्रव का मिश्रण है। 48 नंबर सवाल, चींटी के काटने पर त्वचा में फॉलिक अम्ल प्रविष्ट हो जाती है। इसको बेअसर करने के लिए, आपको चींटी काटता है तो जलन सी होती है, क्यों? क्योंकि फॉलिक अम्ल आपके शरीर में इंसर्ट हो जाता है ना। तो वह अम्ल को काटने के लिए बेकिंग सोडा जो कि क्षारीय है, इसको आप लगाएंगे तो अम्ल और क्षार मिलकर के उदासीन हो जाता है और आपको तत्काल आराम पहुंचता है। 49, प्याज लहसुन में गंध का कारण है। अच्छा, आपने देखा होगा कि किसी दोस्त के पास आप प्याज खाकर गए, कह देगा, आपको बता देगा पहले कि प्याज का क्या है क्या, जबकि वो देखा थोड़ी है प्याज खाते। लेकिन ये जो पोटेशियम की उपस्थिति है, इसके कारण है उसकी बदबू, या जो भी कह लीजिए, बदबू ही कहिए, वह आपको स्मेल जो है इसकी आती है। तो ये ध्यान दीजिएगा। नाशपाती का खाने का भाग जो है पुष्पासन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 50 जो प्रश्न थे इसको आपने देखा है, इसका पीडीएफ भी आप लेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं, नमस्कार।